क्या पुलिस ऑफिसर एक वुमेन को हथकड़ी लगा सकता है? क्या पुलिस ऑफिसर एक सीनियर सिटीजन को हथकड़ी पहना सकता है? और अगर पहना सकता है तो कितनी देर तक पहना कर रखेगा? या अब नए कानून में हथकड़ी का प्रावधान आने से पहले क्या हथकड़ी से रिलेटेड कोई कानून था? और अगर था तो उस कानून का अब क्या होगा? तो दोस्तों आज इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर मैं संजीव सिकरवार लीगल लैंप पर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 है बीएनएसएस की, जो बात करती है कि पुलिस ऑफिसर कब हथकड़ी लगा सकता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर चैनल पर अपलोड की, आपके अच्छे व्यूज आए, अच्छे कमेंट्स आए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहेंगे और मैं इसी तरीके से मोटिवेटेड होकर आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा नए कानून से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बहुत छोटा सा ब्रीफ बताऊंगा मैं पिछली वीडियो का, और उस हैंडकफ से रिलेटेड सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके आंसर्स मैं आज आपको दूंगा फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आज टेस्ट बताऊंगा, उस टेस्ट को अगर पास किया किसी भी सर्कमस्टांसेस ने, किसी भी सिचुएशन ने, तो वो टेस्ट बताएगा कि उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो वो टेस्ट चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पावर है हैंडकफ्स यूज करने की या नहीं है। अगर आप पब्लिक हैं तो भी आप उस टेस्ट को देख लीजिए, और भगवान ना करे कभी आपके ऊपर हैंडकफ्स का यूज होता है, तब फिर आपको पता होना चाहिए कि हैंडकफ्स का यूज ठीक किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। और अगर आप एडवोकेट्स हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए आप उस टेस्ट को चेक कर लीजिए। सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस क्या कहती है। दो पॉइंट पर बात हुई है जनरली वहां पर। एक पॉइंट कि आपको चेक करना होगा कि वो पर्सन कौन होगा जिस पर हैंडकफ का यूज हो सकता है। दूसरा, जब आप पर्सन डिसाइड कर लेंगे तो अब चेक करनी होगी दूसरी बात कि वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टांसेस क्या होंगे जिन सर्कमस्टांसेस में हैंडकफ का यूज हो सकता है। तो दो बातें जनरली आपको चेक करनी होंगी। तो पहली बात क्या है कि पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज कर सकता है ऐसे पर्सन पर, ध्यान देना फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन पर हैंडकफ्स का यूज कर सकता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हु इज हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी आदतन अपराधी है। कौन होंगे आदतन अपराधी, किसको कहेंगे आदतन अपराधी, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, आगे बात करूंगा। दूसरी बात, या फिर और वो पर्सन रिपीट ऑफेंडर है, एक से बार ज्यादा अपराध करता है, ऐसे ऑफेंडर पर भी हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। या फिर वो पर्सन एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी है, वो कस्टडी से भागा हुआ है, फिर दोबारा से उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस पर भी हैंडकफ्स का यूज हो सकता है। और अगर इन तीनों में से भी कोई नहीं है तो एक चौथी कैटेगरी आती है जहां पर 11 ऑफेंसेस लिखे गए हैं, और यह बताया गया कि इन 11 ऑफेंसेस में से अगर कोई भी एक ऑफेंस उस पर्सन ने किया है तो हैंडकफ का यूज ऐसे पर्सन पर किया जा सकता है। कौन कौन से होंगे वो 11 ऑफेंसेस, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये पढ़ के देख लीजिए। ये एक 11 ऑफेंसेस की लिस्ट है। इनमें से अगर कोई भी ऑफेंस किसी पर्सन ने किया है तो भी उस पर हैंडकफ का यूज हो सकता है। ये तो बात हुई कि कौन सा पर्सन होगा जिस पर हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। अब बात आती है वो सर्कमस्टांसेस कौन से होंगे जिन सर्कमस्टांसेस में हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। ब्रीफ में बता रहा हूं फ्रेंड्स आपको। तो उसी सेक्शन में सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में ही लिखा है कि हैंडकफ का यूज जब किया जा सकता है जब उस पर्सन की अरेस्ट की जा रही थी, व्हाइल मेकिंग अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। एक कंडीशन, दो ही सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं वहां पर, सर्कमस्टांसेस नंबर 1, या फिर और व्हाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, जब ऐसे पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा था तो उस समय भी हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। तो इसके आधार पर मैं एक टेस्ट बताऊंगा। वो टेस्ट में अगर आपकी सिचुएशन पास हो जाती है तो आपको जवाब आएगा कि हां हैंडकफ का यूज हो सकता है, और अगर वो सिचुएशन इस टेस्ट में पास नहीं होती है तो जवाब आना चाहिए आपका कि हैंडकफ का यूज नहीं हो सकता है। टेस्ट क्या है फ्रेंड्स, आप दो बैग बना लीजिए, बैग नंबर 1 और बैग नंबर 2। आपके पास दो बैग हैं और फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर बैग में 4 बातें पड़ी हुई हैं और बैग नंबर 2 में 2 बातें पड़ी हुई हैं। अब अगर आपको टेस्ट चेक करना है तो इस पहले बैग में से कोई एक बात आनी चाहिए, एटलीस्ट एक बात निकल कर आनी चाहिए, और
दूसरे बैग में से एटलीस्ट कोई एक बात निकल कर आनी चाहिए, तो ये टेस्ट पास हो जाता है हैंडकफ वाला। अगर पहले बैग में से कोई बात एक निकलकर आ गई और दूसरे बैग में से बात निकलकर नहीं आई, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा और हैंडकफ का यूज नहीं हो सकता है। मींस टेस्ट कहता है कि इन दोनों बैग में से एक एक बात निकलकर आएगी, तभी रूल पूरा होगा, 1+1 का रूल होगा और हैंडकफ का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा और हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। तो पहले बैग में 4 बातें कौन सी हैं? कोई पर्सन कैसा होगा? तो ये है वो पर्टिकुलर नंबर 1 कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है। ये नंबर 2, ये पहले बैग की बातें बता रहा हूं फ्रेंड्स मैं आपको। बात नंबर 2, रिपीट ऑफेंडर है, बार बार ऑफेंस करता है। नंबर 3, वो कस्टडी से भागा हुआ अपराधी है। नंबर 4, अगर इनमें से कोई नहीं है तो इन 11 ऑफेंसेस में से कोई ना कोई एक ऑफेंस उसने किया है। ये 4 बातें पहले बैग में। और दूसरे बैग में मैंने आपको जो बताया कि 2 बातें होंगी, वो 2 बातें ये वाली हैं फ्रेंड्स कि नंबर 1 कि उस पर्सन को जब अरेस्ट किया जा रहा था तो ही हथकड़ी लग सकती है, या फिर उस अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा था तो ही हथकड़ी लग सकती है। ये बैग नंबर 2 के अंदर 2 बातें हैं। तो अब दोनों बैग में से आप एक एक बात अगर निकाल पाते हैं तो टेस्ट आपका पास हो जाएगा और जवाब आएगा कि हां हैंडकफ्स का यूज हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फ्रेंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते चले जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आपको आज बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। नॉलेज तो फ्रेंड्स मेरी हर वीडियो में आपको मिलती है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर आप ढूंढेंगे तो शायद वीडियो नहीं मिलेगी। इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चंस में क्यों बात करता हूं फ्रेंड्स, देखिए केवल आप बुक में जाके प्रोविजन पढ़ लें, इतने मात्र से उस प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आप भटक जाएंगे जब भी आपसे कहीं कोई रिटर्न आंसर पूछा जाएगा या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आप कोर्ट में जब आर्गुमेंट कर रहे होंगे तो आप भटक जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हमेशा तभी होता है जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए उस प्रोविजन से रिलेटेड और उनके आंसर आपको समझा दिए जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, एक पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है अंडर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी और डकैती। इन तीनों में से किसी भी ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन इज क्या उस पर्सन पर पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज कर सकता है। देखें जब यहां पे ऑफेंसेस की बात हो रही है तो आप नोट करना कि ये 3 ऑफेंसेस उन 11 ऑफेंसेस में इंक्लूड नहीं है। तो क्या इस पर्सन पर हैंडकफ का यूज नहीं हो सकता? हो सकता है फ्रेंड्स। कैसे हो सकता है? टेस्ट चेक करो। पहले बैग में क्या 4 बातें थी? क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है? क्या वो रिपीट ऑफेंडर है? क्या वो पर्सन कस्टडी से भागा हुआ है, एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी है? क्या फिर उन 11 ऑफेंसेस में से कोई भी एक ऑफेंस किया है? तो नोट करने वाली बात कि ये 3 ऑफेंसेस उन 11 ऑफेंसेस में इंक्लूड नहीं है, तो उनके आधार पे तो हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। और इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया आपको कि वो पर्सन रिपीट ऑफेंडर है, हैबिचुअल है या कस्टडी से भागा हुआ है। तो पहले बैग में से कोई भी बात इस क्वेश्चन के लिए अभी तक तो निकलकर नहीं आई, और अगर किसी भी बैग में से एक बात भी नहीं निकलकर आती है तो टेस्ट वहीं फेल हो जाता है। अब ऐसे पर्सन को हैंडकफ नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं और मैं ये कहूं कि जिसने ये थेफ्ट की, जिसने ये रॉबरी की या डकैती की, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो अब जब आप पहले बैग को चेक करेंगे तो उसमें से एक हैबिचुअल ऑफेंडर वाली बात निकल के आ जाएगी। तो पहले बैग में से तो एक बात निकल कर आ गई, अब चेक करना है दूसरा बैग, और उसमें 2 ही बातें हैं, 2 सर्कमस्टांसेस हैं कि या तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा हो या उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा हो। तो देखो हमने क्या बोला है यहां पर क्वेश्चन में, व्हेन अ पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। तो दूसरे बैग में से एक बात निकलकर आ गई और पहले बैग में से पहले ही एक बात निकल गई थी, तो 1+1 कंप्लीट हो गया। देन अब इस सिचुएशन में हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। तो टेस्ट चेक करना था आपको पहली बात कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं,
तो यहां पर हैबिचुअल ऑफेंडर वो था जब मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। रिपीट ऑफेंडर था क्या? नहीं। एस्केप फ्रॉम कस्टडी था क्या? नहीं। उन 11 ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस किया था क्या? नहीं। बट ये बैग नंबर 1 है और इसमें से एक बात निकलकर आ चुकी है। दूसरा बैग चेक करना है, क्या इस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है? यस, क्वेश्चन कहता है अरेस्ट किया जा रहा है। क्या इस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है? नहीं। ये दूसरा बैग है, इसमें से भी एक बात निकलकर आ गई है। इट मींस इस पर्सन को हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। तो ये टेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। याद रख लो इस टेस्ट को, यही टेस्ट है जो आपको एक बेस्ट आंसर देने में हेल्प करेगा फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन लेता हूं कि एक पर्सन है जिसकी एज है 70 ईयर्स, 70 साल का एक पर्सन है और उस पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। और किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है? पोक्सो एक्ट के अंदर उसने कोई ऑफेंस किया है। पोक्सो एक्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 11 ऑफेंसेस की लिस्ट में से एक है। इट मींस पहले बैग में से एक बात निकलकर आ गई। दूसरे बैग को चेक करो कि क्या इस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पर्सन ये 70 ईयर्स ओल्ड इज बीइंग अरेस्टेड, मींस अरेस्ट किया जा रहा है। तो दोनों में से एक एक बात निकल कर आई, 1+1 का रूल पूरा हुआ। इट मींस अब इस पर्सन पर हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। लेकिन अब बताइए मुझे कि 70 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, क्या पुलिस उस पर हैंडकफ का यूज कर सकती है? सिमिलरली एक वुमेन है, एक फीमेल है, क्या उस पर भी पुलिस हैंडकफ का यूज कर सकती है? केवल इस बात से कि यह टेस्ट फीमेल पर भी कंप्लीट होता है। सीनियर सिटीजन पर हैंडकफ का यूज किया, फीमेल पर हैंडकफ का अगर यूज किया पुलिस ऑफिसर ने, तो यह इनह्यूमैनिटी की कैटेगरी में आ सकता है। हालांकि यह डिपेंड करेगा कि और क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज ऐसे पर्सन पर कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना, लॉ ने कहीं मना नहीं किया है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 43 BNSS ने कहीं भी मना नहीं किया कि वो 70 इयर्स ओल्ड पर्सन है या वो फीमेल है या वो कोई और है कि उस पर हैंडकफ का यूज नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई एक्सेप्शन या कोई प्रोवाइजो वहां पर नहीं लिखा गया है। मैं अपनी ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो वहां पर कुछ एक्सेप्शंस या प्रोवाइजो लिखे जाने चाहिए थे। हालांकि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहली बात तो कोर्ट्स को मॉनिटर करना होगा कि जो पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है उसका मिसयूज नहीं किया गया है, उसका बेस्ट यूज किया गया है। और इसीलिए लेजिस्लेचर ने, जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 को, तो वहां पर मे वर्ड यूज किया और मे वर्ड यूज करने से पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन मिली है, वो बाउंड नहीं हुआ है हैंडकफ लगाने के लिए। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये 70 इयर्स ओल्ड पर्सन है, बुजुर्ग आदमी है, या ये फीमेल है, या कोई ये बीमार आदमी है, या फिर ये फिजिकली डिसेबल पर्सन है, तो उसको हैंडकफ नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन लॉ ने कहीं भी ऐसा मना नहीं किया है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस ऑफिसर लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, तो चाहे वो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, मेंटली डिसेबल पर्सन है, या फिर वो सीनियर सिटीजन है, या फिर वो वुमेन है, सबको लगाई जा सकती है एज पर लॉ। अब ये डिस्क्रिशन पुलिस ऑफिसर को बनानी है कि वो लगाए या ना लगाए। ये हुए 3 क्वेश्चन। अब छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा फ्रेंड्स। फॉर हाउ लॉन्ग एक्यूज पर्सन मे बी केप्ट अंडर यूज ऑफ हैंडकफ, कितनी देर तक हैंडकफ का यूज करके रखा जा सकता है, कि हथकड़ी कब लगाई जाएगी, इसके लिए दूसरे बैग में मैंने 2 बातें बताई थी। नंबर 1 बात कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, तो अरेस्ट किए जाने का एक प्रोसेस है जो सेक्शन 46 सीआरपीसी हुआ करती थी, लेकिन आज 43 BNSS है। उसमें यही बताया गया कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। और उस सेक्शन को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि कब अरेस्ट का प्रोसेस शुरू हुआ और कब अरेस्ट का प्रोसेस खत्म हो गया। जब पुलिस ऑफिसर ने कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, अब यहां से अरेस्ट का प्रोसेस शुरू हो गया। और जब वो पर्सन
अपने आप को समर्पित कर देगा, पुलिस ऑफिसर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देगा कि यस, लो आप मुझे अब अरेस्ट कर लो, मैं अब आपकी कस्टडी में आ गया, देन कहा जाएगा कि अब वो अरेस्ट का प्रोसेस खत्म हो गया है। अरेस्ट कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हो गई? अब जब अरेस्ट जैसे ही खत्म हुई, प्रोसेस यहां से शुरू हुआ पुलिस ऑफिसर के कहने से और खत्म हुआ एक्यूज के सरेंडर करने तक पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में। अब उसके बाद अरेस्ट नहीं चल रही है फ्रेंड्स, अब उसके बाद केवल और केवल कस्टडी है। अरेस्ट में और कस्टडी में, गिरफ्तारी में और अभिरक्षा में अंतर है, डिफरेंस है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, आप लिख देना यूट्यूब सर्च बार में जाकर अरेस्ट, कस्टडी एंड डिटेंशन और आगे लिख देना बाय लीगल लैंप, तो आपको पर्टिकुलर वीडियो निकल कर आ जाएगी, आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया है। तो अरेस्ट यहां से शुरू हुई और यहां खत्म, अब इसके आगे कस्टडी है। लेकिन हैंडकफ का यूज कब किया जाएगा? केवल इस पीरियड के लिए, वाइल मेकिंग अरेस्ट, जब अरेस्ट की जा रही है। और जैसे ही उस पर्सन ने पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में कह दिया कि लो भाई साहब, मैं अब आपकी कस्टडी में हूं, लो आप कर लो अरेस्ट मुझे, अरेस्ट का प्रोसेस खत्म। इट मींस इसके आगे क्या हैंडकफ का यूज हो सकता है? एज पर लॉ, एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 नहीं हो सकता। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि जब उस ऑफेंडर को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा था, देन पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। अरेस्ट कर लिया थाने के बाहर से, हैंडकफ लगाया, थाने तक ले गए, थाने में जाकर उसने कह दिया कि ठीक है जी, मैंने आपको सरेंडर कर दिया, मैं अरेस्टेड हूं। क्या अब 24 घंटे जो पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं, क्या वो 24 घंटे हैंडकफ लगा के रख सकता है? एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 नहीं रख सकता, केवल दो ही कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा फ्रेंड्स। अब बात आती है कि नया लॉ जब ये आया और उसमें सबसेक्शन 3 सेक्शन 43 में ऐड किया गया, क्या उससे पहले हैंडकफ के लिए कोई लॉ नहीं था? लेजिस्लेचर मेड हैंडकफ के लिए लॉ नहीं था। रूल्स में बात हुई है, पंजाब पुलिस रूल्स में बात हुई है, दूसरे रूल्स में कहीं बात हुई है, लेकिन एक्ट नहीं था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स थी, जिनमें से एक जजमेंट है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी जजमेंट है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों ही जजमेंट हैंडकफ को डील करती हैं, फेटर्स को डील करती हैं, पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को यूज करती हैं, क्योंकि हैंडकफ का यूज करने पे पर्सन की लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रीडम कर्टेल होती है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को डील करते हुए हैंडकफ के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन दी थी। क्या थी वो गाइडलाइन? ग्राउंड्स बताए थे कि कब कब पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज कर सकता है। तो पहली बात उन्होंने बताया कि अगर पर्सन हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, अगर पहले किसी ऑफेंस में इस पर्सन को सजा हो गई है, तो आप ऐसे पर्सन पर हैंडकफ का यूज कर सकते हैं। नॉट करेंगे ही करेंगे, कर सकते हैं, डिस्क्रिशन होगी पुलिस ऑफिसर की कि वो यूज कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, इफ द पर्सन हैज कमिटेड सीरियस ऑफेंस और वो सीरियस ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है, देन हैंडकफ का यूज किया जा सकता है। या फिर ही कैन एस्केप फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से भाग सकता है। हालांकि साथ में यह भी कहा कि हथकड़ी शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। अगर एप्रीहेंशन है पुलिस ऑफिसर को कि वो कस्टडी से भाग सकता है, तो पुलिस बढ़ाइए, आप उसकी प्रोटेक्शन बढ़ाइए। और उन्होंने बताया कि इफ द पर्सन कैन कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर सकता है, ऐसा एप्रीहेंशन है, ऐसा डर है पुलिस ऑफिसर को, तो क्या करेगा? इन सारी बातों के बारे में वो केस डायरी में ये ग्राउंड्स मेंशन करेगा कि वो किन के आधार पर कह रहा है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, या सीरियसली नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या कस्टडी से भाग सकता है, या सुसाइड कर सकता है। ऐसे क्या कारण उसको दिखाई दे रहे हैं, उन कारण को केस डायरी में मेंशन करेगा और फिर हैंडकफ का यूज कर सकता है, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। इस सब होने के बावजूद भी हैंडकफ का यूज करने से पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेगा, देन हैंडकफ का यूज कर सकता है। यह था जब 1 जुलाई 2024 को नया कानून आया, उससे पहले का लॉ, कोर्ट मेड लॉ। अब इस लॉ के आने के बाद
इस जजमेंट में और उस लॉ में क्या डिफरेंस आ गया? देखिए, इस जजमेंट में कहा कि वो रीजन आप बताएंगे, ये वाले, उन रीजंस को आप नोट डाउन करेंगे और फिर मजिस्ट्रेट की आप परमिशन लेंगे, देन हैंडकफ का यूज करेंगे। लेकिन अब जब लेजिस्लेचर मेड लॉ आया तो उसके बाद अब आपको ये वाला पोर्शन आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अगर उस टेस्ट पर खरा उतरता है कोई पर्सन तो। लेकिन हां, कोई पर्सन उस टेस्ट में फेल हो जाता है, मींस उस सेक्शन के आधार पर तो अब आप हैंडकफ का यूज नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या पुलिस ऑफिसर हैंडकफ का यूज कर ही नहीं सकता? कर सकता है फ्रेंड, अभी भी कर सकता है। वो रीजंस लिखेगा अपने केस डायरी में कि उसको क्यों लगता है कि मैं हैंडकफ का यूज करूं, और वो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर आएगा, देन फिर हैंडकफ का यूज कर सकता है। तो अभी जो कोर्ट मेड लॉ था वो अभी खत्म नहीं होगा, वो अभी भी चलता रहेगा। हैंडकफ से रिलेटेड आप और भी जजमेंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, एनएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये था कुछ हैंडकफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और हैबिचुअल ऑफेंडर, रिपीट ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, क्या टेस्ट है, कब टेस्ट फेल होगा, कब पास होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज सारे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे और फ्यूचर में कभी भी आप जवाब देने में गलती नहीं करेंगे। अगर आपने गलती करी तो फ्रेंड्स मेरी बेइज्जती होगी कि मैंने आपको ठीक से नहीं समझाया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बेइज्जती नहीं होने देंगे फ्रेंड्स। और हां, जब आपने यहां तक मेरी वीडियो देखी है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं आपको थैंक यू करता हूं और आपसे फिर उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।